चाइना का जो रिस्पांस रहा है ताइवान की विजिट को लेकर, तो चाइना कह रहा है कि हम फ्यूचर इंटेंशंस हैं जो वो हमने क्लियर कर दी हैं। देखो, ये एक बहुत ही रिस्की सिनेरियो चल रहा है और मेरे को जो 2-3 सिचुएशंस जो नजर आ रही हैं, एक तो उन्होंने वर्चुअली बेसिकली उन्होंने काइंड ऑफ पूरा उसकी सिमुलेशन की है कि अगर हम ताइवान पे अटैक करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे जी। और उनके व्हाइट पेपर ने ये बताया कि अभी अटैक करना चाइना के लिए भी रिस्की होगा जी। राइट, क्योंकि चाइना के जितने भी डेवलप्ड सिटीज हैं, जो इंडस्ट्री है वो उसी कोस्ट पे है, उस ईस्टर्न कोस्ट पे हैं जी। और ताइवान ने भी बेटर वेपन्स और एडवांस वेपन्स लेने शुरू कर दिए हैं जी। और यूएस से इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस कॉन्फ्लिक्ट में खुद इन्वॉल्व होगा अगर ताइवान पे अटैक होता है। हालांकि ऑफिशियली वो बोलते हैं कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, पर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड दे आर वेरी क्लियर कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही रहेगा और प्रैक्टिकली यही चलता रहेगा। अब इंटरनल सिचुएशन चाइना की ये है, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ताइवान को इंटीग्रेट करना है, इसको टेक ओवर करना है, तो इसका मतलब हर राष्ट्रपति ये सौगंध खाता है कि भाई मैं इसको करूंगा। और जो लास्ट टाइम जी जिनपिंग जो बेसिकली राष्ट्रपति हैं जी, वो तीसरी 5 ईयर टर्म के लिए अपने आप को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, विच इज अगेंस्ट द मैंडेट। इससे पहले 2 टर्म्स के बाद राष्ट्रपति हट जाते थे और उनको पहली बार भी जब लाया गया था तब भी उनको लाने का मेजर पर्पस ये था कि ये ही इज बेस्ट सूटेड और उनकी पॉलिसी में क्लैरिटी है कि वो ताइवान को इंटीग्रेट करेंगे, पर समहाउ ताइवान इंटीग्रेट नहीं हुआ और उनके ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए वो अग्रेसिव आर्ट। अब नवंबर में अगर वो तीसरी टर्म मिल जाती है तो शायद चीजें कूल डाउन होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि वो अगले एस्पेक्ट पे या अगली डेवलपमेंट पे लग जाएं। अब इन सब के बीच में ग्लोबली इसके कुछ इंपैक्ट्स हैं, क्योंकि ताइवान एक मेजर सेमीकंडक्टर सप्लायर है। ट्रेड रूट जो है, जहां से ज्यादातर आप ये समझ लीजिए कि 88% जो बिगेस्ट शिप्स हैं उस 130 किलोमीटर जो चाइना और ताइवान उसके बीच में से निकलते हैं, 66% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड उस रूट के थ्रू होता है। तो अगर वो अनस्टेबल होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पे इंपैक्ट आता है, वो कॉस्टली होती है और महंगाई पे और इंपैक्ट आएगा। अब इसमें भारत के लिए 2-3 अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि हमारे लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या सिचुएशंस हैं। एक तो ये है क्योंकि अमेरिका ने वहां पे अपने स्पीकर को भेज के, अपनी कांग्रेस के स्पीकर को भेज के, हाई लेवल एक रैंकिंग ऑफिशियल को भेज के सारा ध्यान चाइना का उस तरफ कर दिया है। इससे चाइना का कुछ ध्यान जो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को सेटल करने के लिए जो भारत की तरफ थे वहां से हटेगा, क्योंकि अब चाइना की अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो उनके लोग हैं वो देख रहे होंगे कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त ताइवान के एंगल पे क्या करती है, क्योंकि उनका बड़ा क्लियर कट मैंडेट है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। उससे इंडिया के ऊपर से सर्टन ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस चलती है हमारे बॉर्डर्स पे वो थोड़ी सी कम होंगी। दूसरा, ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट ईयर पॉलिसी डिसाइड की थी जिसमें हमने $10 बिलियन रफली 80,000 करोड़ की सब्सिडीज चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी थी। अगर ताइवान का वो जो सप्लाई चेन रिस्क पे आती है इस टेंशन के कारण, तो पूरी दुनिया एक ऑल्टरनेट सोर्स की तरफ ढूंढेगी कि हम कहां से चिप्स की सप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड लेने जाते हैं, आप कार्स लेने जाते हैं, सब आपको बोलते हैं जी वेटिंग पीरियड है या महंगी है क्योंकि जी चिप्स की शॉर्टेज है। ये हम हर रोज ये बात, जब कुछ भी लेने चले जाओ ये आप बात सुनते हो। तो मेरे को लगता है कि उस रिस्क को कवर करने के लिए इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इंडिया को भी हो रही है और इंडिया भी दुनिया को कर सकता है। उस पे हमें एक्टिवली काम करने की जरूरत है। इन द मीन टाइम, जैसे चाइना ने किया, अगले 10-15 साल जब जो चाइना का अब इस वक्त जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइम चल रहा है जिसमें यूएस और चाइना एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कितनी एस्केलेशन तक झुक सकता है। ये रिस्की टाइम है पूरी दुनिया के लिए, पर इस वक्त चाइना और यूएसए का ध्यान एक दूसरे पे है। अगले 15 सालों में भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने डिफेंस सिस्टम्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग कर ले, स्पेशली अराउंड चाइना बॉर्डर्स एंड पीओके बॉर्डर्स। 15 सालों बाद इस कॉन्फ्लिक्ट, ये डेफिनेटली ऑलरेडी ये चाइना पे इसका असर आना शुरू हो गया है। उनकी इकोनॉमी पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत रिस्क पे, नेगेटिव ग्रोथ है, बैंक्स वहां पे बंद हो रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रफली 85% मतलब डाउन आया है उनका जो लोन लेते हैं, चाहे कंपनीज हो चाहे इंडिविजुअल्स हो। अगर लोन नहीं ले रहे हैं इसका मतलब लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्लियरली इसका मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट डाउन जा रही है। तो इस पीरियड ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर भारत में एक स्टेबल कॉन्टिन्यूम गवर्नमेंट की रहे तो हम अपनी पॉलिसीज को एक्सटेंड करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और
अल्टीमेटली जो हमारी वन इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए, जो हमने पीओके को, आज से 10-12 साल बाद हम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में होंगे कि हम, जैसे हमने धारा 370 हटाई है, हम पीओके में भी अपनी सिचुएशन को स्ट्रांग कर पाए जी, राइट। तब चाइना और इंडिया के बीच का जो भी गैप है वो और कम हो चुका होगा जी। और क्योंकि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, हम अगर उस एरिया को अपने अंडर लेते हैं तो वो जो सीपेक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कट जाता है जी। तो चाइना की रफली $70 बिलियन की वो जो इन्वेस्टमेंट है, और $70 बिलियन से भी ज्यादा जरूरी है कि जो उन्होंने ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स बनाए हैं वो सारे कट जाएंगे। ये भारत को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है। तो मेरे को लगता है कि भारत को इस वक्त जो एक फ्लूइड डिप्लोमेटिक पॉलिसी, जो हमने इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनाई हुई है, उस पर चलना चाहिए और अपने आप को स्ट्रांग करने पे अगले 10-15 सालों में, ताकि हमारा और चाइना का गैप, देखिए आज इंडियन इकोनॉमी एक पेस पे ग्रो कर रही है, पर 1-2 क्वार्टर से पता नहीं चलता। अगर ये 10-15 साल हम यही करते रहें और उन ग्लोबल टेंशन्स के कारण चाइना का ध्यान अपने इलेक्शंस या ताइवान या अमेरिका के साथ ग्लोबल सुपर पावर बनने में लगा रहे, तो हम अपने आप को काफी आगे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। यूक्रेन में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी बात होती है तो रशिया ये स्टैंड देता है कि हम उसको मिलिटराइज ही रखेंगे, उसको फ्री नहीं करेंगे। देखो इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक तो रशिया वहाँ पे प्रेजेंट है और रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस में ही यूक्रेनियन साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर प्लांट को चला रहे हैं जी, राइट। अब जिम्मेदारी दोनों देशों की है जी। रशिया को भी अपने छोटे से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए उस एरिया से अटैक नहीं करने चाहिए जी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उस एरिया की सारी पॉपुलेशन अगले 30-40 सालों तक उन पे, बच्चों पे, सब पे उसका एक असर रहेगा और वो एरिया एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, जो मेरे को लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं है जी। और ये उस रिस्क को, फिर वॉर को और बहुत ज्यादा एस्केलेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। तो क्योंकि रशिया इस वक्त उस एरिया के कंट्रोल में है, तो सबसे पहले रशिया की जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया में से मिलिट्री एक्टिविटी, वहां से अटैक, रशिया वहां से अटैक कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे वापस अटैक होंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण वापस अटैक नहीं होंगे। पर मेरे को लगता है कि इस तरह की ह्यूमंस को शील्ड बना के इस तरह का अटैक रशिया, मतलब कि ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये इनह्यूमन पॉलिसी है। हम इसके लिए रशिया की कड़ी निंदा होनी चाहिए। सिमिलरली यूक्रेन को भी अगर इस वक्त वो रशिया के कंट्रोल में है तो उस एरिया को नो वॉर जोन कर दे। आप दूसरे एरिया पे उनको भी फोकस करने की जरूरत है। रशिया अगर उसको डीमिलिटराइज करता है या वहां से अगर अटैक नहीं करता है तो क्योंकि ये लड़ाई का टाइम है, फ्लूइड टाइम है, गलत डिसीजन हो सकते हैं। और ये इंश्योर करना, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो हैं, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस वक्त इंश्योर करे कि जो न्यूक्लियर प्लांट है वो सेफ तरीके से चल रहा है। अगर रिस्क लग रहे हैं तो धीरे धीरे न्यूक्लियर प्लांट को बंद करने के भी तरीके होते हैं जी। आप न्यूक्लियर प्लांट को धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां से कितनी एनर्जी कितने जगह पे सप्लाई हो रही है, उसके लिए ऑल्टरनेट चीजें क्या हैं। तो ये अब एक रिस्क एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मीडिया के लिए एक नैरेटिव वाली स्टेटमेंट दी जा रही है ताकि या तो रशिया को या यूक्रेन को बदनाम किया जा सके कि कौन सी पार्टी इसमें गलत है। दोनों पार्टीज ये कर रही हैं, दोनों साइड्स पे जो वॉर के हैं, चाहे यूक्रेन या रशिया, वो इस चीज में लगी हुई हैं। अल्टीमेटली इसमें पिसेंगे आम नागरिक यूक्रेन के या उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं। तो इस वक्त इस न्यूक्लियर डिजास्टर को रोकना पूरी दुनिया की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और चाहे डीमिलिटराइजेशन आइडियली तो वही हो जाए सबसे अच्छा है, पर रशिया को वहां से अपना न्यूक्लियर कोई भी मतलब वॉर वहां से नहीं करना चाहिए। कोई भी अटैक जो यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई है वहां से नहीं करना चाहिए, ताकि उनको वहां पे रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर ना होना पड़े जी। तो यही सिचुएशन है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड दे शुड बी अगेन। यूक्रेन रशिया वॉर बहुत देर से लड़ रही है, यूक्रेन रशिया वॉर बहुत देर से चल रही है और अब जैसे क्रिमिया में अटैक होने शुरू हो गए हैं, ये वॉर एक अपने आप में एक अलाइव क्रिएचर बन जाता है और वो क्या शेप लेगा और कहां कहां पे एक्शन करेगा आपको पता नहीं होता। तो जितनी जल्दी यूक्रेन और रशिया एक टेबल पे बैठ के सीज फायर अनाउंस कर दें, मेरे को लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर हम सब लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं तो सबको यही प्रे करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो।